नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने हर की पौड़ी पर गंगा के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने गंगा का आशीर्वाद लिया। इस बीच किसानों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी और दावा किया कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। वहीं कृषि कानून और कोरोना के मामले पर केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला भी किया। इस बीच देवेंद्र यादव 2022 में उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में भी जीत का दावा करते नजर आए। तो देवेंद्र यादव हरिद्वार पहुंचे और सरकार पर उन्होंने वार किया। कहा कि चाहे कोरोना हो या फिर किसान, हर मसले पर मौजूदा सरकार नाकाम रही है। 2022 में उन्होंने कहा कि जीत कांग्रेस की होगी। गंगा के इस पावन तट पर आज हम सब कांग्रेस परिवार के सभी साथी माननीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर आए हैं और सुख, समृद्धि और शांति देश में बनी रहे, ये मनोकामना हम सभी ने यहाँ पर आकर की है। इसके साथ साथ हमने आने वाले समय में जिस प्रकार से ये मौजूदा सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, उसको जगाने का काम आज खास तौर पे हमारे साथ में हमारे किसान भाई और बेरोजगार युवा साथी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। पूरी तरीके से ना उम्मीद होकर, ना आस होकर आज माँ गंगा से हम सब उनकी जो पीड़ाएं हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनको हरने की ये मनोकामना भी हम यहाँ पर करने साथ में आए हैं। और मुझे उम्मीद है जब सब आसरे छूट जाते हैं तो माँ गंगा का आशीर्वाद से वो सभी जो कमियां रह जाती हैं उनको पूरा होता है। और जो उम्मीद और जो आस लेकर यहाँ पर माँ गंगा की आरती के लिए आते हैं, मैं समझता हूँ कि माँ गंगा उनके सच्चे मन को ध्यान में रखते हुए उन सभी की मनोकामना पूरी करती है। और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रुद्रपुर का दौरा किया। इस बीच उन्होंने रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे जाने के लिए भी कहा। इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की नाकामियों को हर घर तक पहुंचाना है और केंद्र सरकार पर वो हमला करते हुए नजर आए। राज्य सरकार को भी घेरा और कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। कल से हमारा दौरा शुरू है और इस दौरान अलग अलग विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। इसी क्रम में आज रुद्रपुर में जो हमारी कार्यकर्ताओं की और बूथ कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग रही। बहुत सुखद मीटिंग रही। एक नया जोश और एक नया जुनून मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें हम मजबूती के साथ अपनी कांग्रेस की उपलब्धियां और जो मौजूदा सरकार की विफलताओं को लेकर जब हम घर घर तक पहुंचने का काम करेंगे तो निश्चित ही 2022 में हमें फतह हासिल होगी। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने रुड़की का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की टिप्पणी का जिक्र किया। साथ ही बंशीधर भगत की टिप्पणी की निंदा की और बीजेपी से बंशीधर भगत को पद से हटाने की मांग की। इसके अलावा धीरेन्द्र प्रताप ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही बीजेपी पर किसानों से ज्यादा पूंजीपतियों की फिक्र करने का आरोप भी लगाया। मांग है वो सबसे बड़ी मांग ये है कि देश का किसान सड़कों पर है। पिछले 35-40 दिनों से हजारों किसान दिल्ली के चारों सीमाओं को घेरे बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों कुंभकर्णी नींद लेकर सोए हुए हैं। कोई फैसला नहीं हो रहा। मेरा ये कहना है कि ठीक है, संसद में आपका बहुमत है, उस क्रूर बहुमत के दम पर आप 3 काले कानून लाए हैं। मेरा ये कहना है कि जब जनता इन कानूनों को नहीं चाहती थी और किसान ने इस संबंध में कोई सवाल नहीं उठाए थे तो ये कानून नहीं बनने चाहिए थे। और आप ये कह रहे हैं कि आपको 2017 में बहुमत मिला या 2019 में बहुमत मिला, हम उस हालात पर अपने फैसले ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप
ये समझ रहे हैं कि किसान सारा आपके साथ है, तो एक बार जनमत संग्रह करा के देख लें। मेरी और उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस बीच पौड़ी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन की महासचिव ज्योति रौतेला ने की और इस बीच कांग्रेस की तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका, नारेबाजी की, साथ ही एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की। देशी के लिए जो बयानबाजी करी, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने जो घटिया शब्द यूज करे हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने न सिर्फ एक महिला का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने उससे अपनी पार्टी के सोच और संस्कारों को दिखाया है कि हम लोग महिलाओं को किस प्रकार से सम्मान करते हैं। और मेरा अपने प्रदेश की महिलाओं से निवेदन है कि ऐसी पार्टी के लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए और बंशीधर भगत से उसका इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक महिला का अपमान किया है। और उत्तराखंड में खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में तमाम विभागों को अधिकारियों ने शिरकत की, यानी अलग अलग विभागों के जो अधिकारी थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द खाली पड़े सभी पदों पर भर्ती के निर्देश दिए गए। ये बैठक सीएम रावत के निर्देश के बाद की गई और इस बैठक के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में खाली पदों में भर्तियां शुरू की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाए और उसके लिए जो भी सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है उसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जाए। तो जो हम लोगों के आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन आयोग, ये तीनों आयोग भर्ती करते हैं जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है सरकार में। और विभाग अपने अध्याचन भेजते हैं, जो उनकी वैकेंसीज होती हैं वो आयोगों को भेजते हैं, फिर आयोग उसकी भर्ती की कार्रवाई करता है। तो आज विभागों को और आयोगों को बुलाया गया है और जहाँ पे भी कोई विलम्ब हो रहा है उनको कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई करें, जिससे ये वर्ष जो है बहुत तेज़ी से इसमें सभी सरकारी रोजगार की कार्रवाई पूरी हो जाए। देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस सम्मेलन में राज्य के 405 पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए और आयोजन का मकसद पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा के कामकाज के बारे में जानकारी देना था। ओम बिरला ने कार्यक्रम के बाद एक उद्बोधन भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि असल मायनों में अपनी राजनीति देवभूमि उत्तराखंड से ही उन्होंने शुरू की है। तो साथ ही ये भी कहा कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक हर लिहाज से लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और उन्होंने बताया कि देश की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना ही पहला संकल्प होना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने किच्छा के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही किच्छा सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के वार्ड की वहां का भी जायजा लिया और जिलाधिकारी अस्पताल में पाई गई खामियों पर नाराजगी जाहिर करती हुई भी दिखी और यह भी कहा कि किच्छा के सरकारी अस्पताल की खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस बीच डीएम को अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भी अपनी अपनी शिकायतें बताई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मरीजों की शिकायतों को जल्द से जल्द उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। ड्राई रन होना कोविड वैक्सीन 19 का, तो वो तो हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है और सभी जितनी एसओपी के अनुसार जो भी व्यवस्था करनी थी वो सभी सीएमएस द्वारा की गई है और सारे लोग जो ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको पूरी अपनी ड्यूटीज़ पता है कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। वो व्यवस्थाएं हमारी सभी अच्छी चल रही है और गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। और जहाँ तक बाकी इंस्पेक्शन की बात है उसको
एक तो मुझे जानकारी मिली है आमजन के द्वारा कि यहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है 2 महीने से। तो ये एक खेद का विषय है। सीएमओ को इसमें देखना चाहिए था कि 2 महीने से अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है तो तत्काल रूप से यहाँ नई मशीन खरीदने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए या कहीं से व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि इनके द्वारा नहीं की गई। इनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल रूप से यहाँ मशीन की व्यवस्था करें ताकि आमजन को समस्या ना हो। यदि उनके पास बजट नहीं है तो वो जिलाधिकारी से बजट की डिमांड करें और मैं तत्काल रूप से अनटाइड फंड या किसी भी बजट से इनको बजट प्रोवाइड कर दूंगी। किच्छा के अलावा सितारगंज में भी जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी सीएचसी अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए जा रहे वार्ड का जायजा लिया। अस्पताल में कुछ खामियां भी देखने को मिली, जिन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। तो अस्पताल का यहां पे निरीक्षण किया गया, जहां कमियां पाई गई उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए कहा और कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर करना है, लोगों की परेशानियों को खत्म करना है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। और लालकुआं में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। वहीं इस बीच कई प्रशासनिक अधिकारी भी ड्राई रन में मौजूद रहे और 25 आशा वर्करों पर ड्राई रन का टेस्ट किया गया। लालकुआं एसडीएम ऋचा सिंह ने यह भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और पूर्वाभ्यास का प्रयोग कामयाब रहा, जिसके बाद अब जिले में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। सेंटर हो रहा है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अंदर जहाँ पर टीका लग रहा है वहाँ पर भी जो टीका लगाने वाली दीदी हमारी बहुत अच्छी है और अच्छे से लगा रहे हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे कमरे में जाना है, वहाँ पर भी अपने हाथ वगैरह सैनिटाइजर दे रहे हैं, वहाँ पर भी लोग हमारी केयर अच्छी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कहीं आपको कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है। और ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं चक्कर आना या उल्टी होना या पेट में दर्द, खुजली वगैरह, जलन और बाकी सब सुविधाएं अच्छी है। आपकी रिपोर्ट आ गई? अब जब इंजेक्शन लग रहा है तो मतलब खुद को पहचाने, आधा घंटा हम उनके साथ डॉक्टर के साथ बैठे हैं और हमें कोई महसूस नहीं है कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ रहा है हमें इस इंजेक्शन से। उनका आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसमें हमारे पास 25 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जा रहा है। उसमें से अभी लगभग हमारे 20 लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है, शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। एक पेशेंट है जिसको कुछ दिक्कत हो रही थी, उसको हमने 20 चिकित्सालय हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है और वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया गया और वहाँ पर वो उनका तैयार है। तो यहाँ से हमने उनको प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं और पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। हरिद्वार में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। इस बीच नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, ड्राई रन को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। हरिद्वार में 10 जगह पर ड्राई रन चला और पूरे प्लान को देखा गया। आज जो है उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में कुछ चुनिंदा जो है हमारे सेशन बनाए गए हैं। उसमें ये ऋषिकुल महाविद्यालय का वो भी अस्पताल भी है और इसमें ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से ये स्टार्ट हो गया था और प्रॉपर तरीके से जो है जो इसमें गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जा रहा है और इसमें 25 हमारे जो है बेनिफिशरीज हैं जिनको कि टीकाकरण किया जाना है। हम लोगों ने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चेक की जो कि बहुत उचित पाई गई, जैसे कि निर्देश दिए गए हैं और अभी तक जो है 10 लोगों को जो है टीकाकरण किया जा चुका है और सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम कम से कम 8 महीने से इसको फेस कर रहे थे, जैसी कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी को, और हमारे देश में बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार हुई है और उसके ड्राई रन में हमें जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के पहले दिन से ही जो हम कोविड में काम कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों से शुरुआत की गई है और आज जो ये वैक्सीन लगी है तो वास्तव में इस वैक्सीन की इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश में हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिली है, जो हम और आगे फिर बढ़ चढ़कर जितने भी और हमारे सेकंड लाइन के फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको हम लगाने में भी सहयोग करेंगे। और दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच उत्तराखंड के लालकुआं में भी किसानों ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए
और दिल्ली में आंदोलन के बीच मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। साथ ही ये मांग रखी कि सरकार जल्द से जल्द आपातकालीन सत्र बुलाए और नए कानून को रद्द करे। का जो हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो जो आज 8वीं दौर की वार्ता दिल्ली में होनी है और ये तीनों जो है कृषि कानून, जो काले कानून हैं, किसान विरोधी कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार ने, इनको जो है वापस लेने के लिए, एमएसपी को जो है कानून के दायरे में लाने के लिए, कानून बनाने के लिए, और इसके लिए जो है और यह जो है धरना आज यहाँ पर हमारा जारी है। संघर्ष तब तक जारी रहेगा और यहाँ और पूरे देश में किसानों का ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है काले कानून वापस, किसान विरोधी कानून वापस नहीं होते। डोईवाला शुगर मिल में अव्यवस्थाओं के विरोध में अब धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। इस बीच तमाम किसान और किसान कांग्रेस के लोगों ने शुगर मिल के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शासन प्रशासन पर किसानों की अपेक्षा का आरोप लगाया। इस बीच किसान नेता उमेर बोरा, मनोज नोटियाल और मोहित उनियाल ने ये जानकारी दी कि पिछले 1.5 महीने से चीनी मिल का पेराई सत्र चल रहा है, लेकिन अब तक ना तो गन्ने किसानों का 1.5 महीने का भुगतान हुआ और ना ही सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया। देखिए, देश में अंबानी अडानी की सरकार है। सरकार की खुद की कोई सोच नहीं है। जो ये पूंजीपति लोग बैठे हैं, देश के जो 10 बड़े जो बिजनेसमैन परिवार हैं, उनके कहने पे ये सरकार चल रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज आपने देखा कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, दिल्ली में किसान बैठे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो पेमेंट हमारा अभी 1.5 महीना हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ, गन्ने का रेट निर्धारित नहीं हुआ। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। पिछले घोषणा पत्र में सरकार ने बोला था किसानों की आय दुगना करेंगे। क्या किसानों की आय दुगना हुई? किसान आज आप पूरे देश में देखो कि किस तरह से पीड़ित है। आप दिल्ली में देख रहे होंगे कि वो कई दिनों से बैठा है, लेकिन ये जो गूंगी बेरी सरकार है इसका क्यों नहीं रेंग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने जब पिछली रैलियाँ करी थी, आपने कि ये कहा था किसानों से, जनता से कि मैं गन्ने का जो पेमेंट होगा 15 दिन के अंदर आपके खाते में पहुँचा दूँगा। लेकिन ये एक्ट है, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा, वो एक्ट में भी प्रावधान है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये डोईवाला शुगर मिल में आज जो हम लोग किसानों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा निवेदन ये था कि 1.5 महीने मिल को चले हुए हो गए, आज सफाई है मिल की, और मिल का अभी तक जो गन्ना पेमेंट होना चाहिए था 62 से 65 हज़ार कुंटल बोरियां बन चुकी हैं, जिसमें से 15 करोड़ करीब किसानों का बनता है जो टेकिंग अमाउंट है। लेकिन अभी तक सरकार ने सीसी लिमिट पास नहीं करी। उत्तराखंड में हमारा गन्ने का रेट तय नहीं किया गया और जो हमारी पर्ची है उसमें रेट नहीं लिखा जा रहा और 1.5 माह होने को है। हमारा जो इस पेराई सत्र का मूल्य का किसानों का भुगतान है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि भाई गन्ने का रेट तय करें कम से कम 450 रुपये और हमारे को कम से कम ये बताया जाए कि हमारा कितना रेट होगा और कब तक हमारा भुगतान होगा। नहीं तो इसमें नियम के अनुसार 15 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो 7.5% ब्याज का है और हम जो ब्याज हमारा। और हरिद्वार के मेयर के पति अशोक शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अशोक शर्मा अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमृत योजना के अधिकारी संजय सिंह को अशोक शर्मा धमका रहे हैं। अशोक शर्मा इलाके के बीजेपी मंत्री के पीआरओ के हिसाब से कार्य करने का आरोप लगाकर सीधे मुख्यमंत्री तक जाने की बात कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाया और वहां से हटवाया। फिलहाल रेलवे ट्रैक जाम करने वालों ने सरकार से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। शाम को जो है एक बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें जो है जो ट्रेन का ट्रायल रन का दौरान जो है ट्रेन एक्सीडेंट में 4 लोगों का मृत्यु हुई। 4 लोग सीतापुर गांव का रहने वाले हैं। आज उसका विरोध में जो है लोगों ने इधर जमालपुर फाटक के पास जाम लगाया। इसमें जो है इन्होंने रेलवे से जैसा सुरक्षा का मुद्दा है, जैसा फेंसिंग बनाना है, अंडरपास के बारे में इन्होंने मांग करी है। रेलवे जो है अभी टेम्पररी फेंसिंग जो है काम अभी शुरू कर रही है। इसका जो परमानेंट काम के बारे में इनका एक्सपर्ट टीम दिल्ली से आ रहा है, फिर वो लोग जो उसको देख के फिर उसी हिसाब से जो आगे कार्रवाई होगा। कोई FIR भी दी गई है? इन्होंने एक तहरीर दिया है, उसी आधार पर जो हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं।
तो अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप यहां पे लगाया गया। मुआवजे की मांग की गई। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद लोगों ने ट्रैक जाम कर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तो सरकार से मुआवजे की मांग की गई और यहां प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार के सिडकुल में मौजूद एक होटल में सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे संजय गुंजाल पहुंचे। उन्होंने कुंभ के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कुंभ में सिडकुल से अपील की कि अपनी सहभागिता दर्ज कराकर एक जनहित संदेश दे। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ये कई वर्षों से इंडस्ट्री वालों के हितों के लिए कार्य कर रही है, एम्प्लॉयज़ के हितों के लिए कार्य कर रही है। शासन प्रशासन को पूरा सहयोग और एडवाइस भी करती है और उनसे सुझाव भी देती है और उसके अलावा उनसे अपनी इंडस्ट्री वालों की जो भी डिमांड होती है वो रखती है। आज इसका शपथ समारोह था। शपथ समारोह में सब निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसका हमने विस्तार किया है। बहुत सारी कमेटियां बनाई हैं जिससे सबको जिम्मेदारी महसूस हो और अपनी अपनी कमेटी के चेयरमैन अपनी अपनी सफलता और अपना कार्य दिखाएं और ये सब इंडस्ट्री हित में और एम्प्लॉयज़ हित में सारा कार्य करती है। इसके अलावा कोविड-19 में हमारी एसोसिएशन ने बहुत सारी राशन किट दी हैं जिससे कि वो आपदा के टाइम, ऐसे संकट के टाइम पूरा सहयोग किया है शासन प्रशासन को और लोकल जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको राशन किट, पीपी किट, मेडिकल, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स को और पुलिस कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह दिए हैं। जो चुनाव समिति थी जिन्होंने वापस से हम लोगों पर भरोसा किया और नेक्स्ट 3 साल का जो टर्म है उसके लिए पुनः महासचिव का पद मुझे दिया गया है, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं जिस मेहनत, जिस निष्ठा और ईमानदारी से मैंने काम किया है मैं उससे और ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करूंगा और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं हमेशा करूंगा। सर, कुंभ भी आने वाला है। चैलेंज हमारे पास इंडस्ट्री के सामने आने वाले टाइम में कुंभ है, जो मार्च और अप्रैल में किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को निर्विवाद रूप से चलाया जाए, किस तरह बिना डिस्टर्ब हुए है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब है इंडस्ट्री, तो इस कुंभ की वजह से ये डिस्टर्बेंस ना आए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे उम्मीद है कि शासन और प्रशासन में एक सामंजस्य बिठाकर ये इसको हम निश्चित रूप से सही तरीके से कर पाएंगे। एक व्यक्ति विशेष का ही मिला नहीं है, साधु संतों का नहीं है, ये पूरे समाज के प्रत्येक वर्ग का मिला है और ये भक्ति और जो लोगों की आस्था है उसका सैलाब यहाँ उमड़ता है और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और इसकी व्यवस्थाओं में सिर्फ शासन प्रशासन के द्वारा ही नहीं, जितने भी अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें कि इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर के रूप में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कुंभ मेले के सकुशल संपादन में। तो आज जो ये मीटिंग या जो कार्यक्रम में हम आए हैं ये कहीं ना कहीं उन स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे और बेहतर सामंजस्यता और तारतम्य रहे ताकि हम लोग जो कुंभ मेले की व्यवस्था है उसको बेटर कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।